हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 10 जनवरी और आज के वीडियो में हम 10 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 22वीं सीनियर पुरुष व महिला स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, वाराणसी में। अगला है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक जिले को आयोजन के लिए कितने रुपए का बजट दिया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 3 लाख रुपए का। अगला है यूपी सरकार प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 50% तक की। अगला है भारत के किस राज्य में 6 से 8 जनवरी तक देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन हो रहा है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, गोवा में। अगला है पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, हैदराबाद। अगला है हाल ही में किस भारतीय को पहली बार एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को। अगला है किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए 1901 के बाद जो साल 2022 है ये 5वां सबसे गर्म साल रहा? तो किसके द्वारा? भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। अगला है हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, कोनेरू हम्पी। अगला है किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुका वियाली का निधन हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी करेक्ट, इटली के। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष रहे केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के। और यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं ये कौन है? तो ये केसरीनाथ त्रिपाठी हैं जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। बंगाल के पूर्व राज्यपाल, देखिए ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ ये बंगाल के भी राज्यपाल रहे और वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। नाम ध्यान रखेंगे, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी। ये 88 साल के थे। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का जो जन्म है वो 10 नवंबर 1934 को हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ही वह कई सालों तक यूपी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी काबिज रहे। वह 3 बार यूपी विधानसभा अध्यक्ष रहे। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। इस बीच उन्हें बिहार, मेघालय और मिजोरम राज्यों का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो हाल ही में पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी हैं इनका निधन हो गया है और ये उत्तर प्रदेश के 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बने। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल के 2014 से 2019 तक 5 सालों तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। इसके अलावा इन्हें जो है बिहार, मेघालय और मिजोरम का भी राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तो ध्यान रखेंगे इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI ने ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, वाराणसी कैंट को। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, इसके जो है कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। ये जो सर्टिफिकेशन है वो 26 दिसंबर 2024 तक वैध होगा। अब ईट राइट स्टेशन जो सर्टिफिकेशन मिला है इसका मतलब क्या है, कैसे रेलवे स्टेशन को ये दिया जाता है?
तो जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन है ये उन रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जो यात्रियों को स्वच्छ, पौष्टिक और शुद्ध खाने का सर्वोत्तम मानदंड स्थापित करते हैं। इसमें स्टेशन को 1 से लेकर के 5 तक की रेटिंग के मध्य रेट किया जाता है। तो जो वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन है इसको FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि कौन से रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है 5 स्टार रेटिंग के साथ, तो ध्यान रखेंगे आप वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन। और ईट राइट स्टेशन जो प्रमाणन है वो किससे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो यहाँ आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, किसको दिया जाता है, तो जो रेलवे स्टेशन यात्रियों को स्वच्छ, पौष्टिक और शुद्ध खाने का सर्वोत्तम मानदंड स्थापित करते हैं उनको ये प्रमाणन दिया जाता है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, यूपी ग्लोबल सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले 100 दिन का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभियान को राज्य की सभी 765 नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में यूपी में कौन सा एक अभियान शुरू किया गया, तो यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो है वायु गुणवत्ता हो गई, स्वच्छता हो गई, इसके साथ साथ सौंदर्यीकरण की जो निपटान है, कचरा संबंधित जो निपटान है, इन सब पर जो है ध्यान केंद्रित करना, यही इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे आप कौन सा है अभियान, यूपी ग्लोबल सिटी। और दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखेंगे, आपको कल या परसों के वीडियो में कराया था कि यहाँ पर कचरे की बात है, तो कचरे से कोयला बनाने का जो प्लांट है वो देश में पहली बार कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये आप ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केरला। केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। ध्यान रखेंगे कौन सा है, केरल। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अनुसार राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल के रूप में उपलब्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपलब्धि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास के माध्यम से हासिल किया जा सका। केरल जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है। तो केरल से संबंधित ये दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने इंटरनेट के अधिकार को, जिसने अपने राज्य में इंटरनेट के अधिकार को नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया, यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया, तो ये है कौन सा राज्य, ध्यान रखेंगे केरल। इसके अलावा अभी जो है जो केरल राज्य है ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, तो ये बात भी यहाँ से याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, ये और ये। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, अनाहत सिंह ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, अनाहत सिंह की। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह, नाम ध्यान रखेंगे, अनाहत सिंह ने प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता। अनाहत सिंह ने फाइनल मैच में मिस्र की सोहेला हजीम को 3-1 से हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया। ब्रिटिश जूनियर ओपन में यह उनका तीसरा फाइनल था। इस खिताब के साथ ही वह ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। इससे पहले ज्योत्सना चिन्नप्पा यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। अनाहत सिंह पिछले साल बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी थी। तो जो अनाहत सिंह हैं इनसे संबंध भी आप ये बातें ध्यान रखेंगे। अभी जो है जो भारत की अनाहत सिंह हैं ये कौन सी खिलाड़ी हैं ये बात ध्यान रखेंगे, तो स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है, अभी इन्होंने जो है अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है।
ठीक, इन्होंने किसको हराया है? तो मिस्र की सोहेला हजीम को इन्होंने हरा दिया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप कि इस खिताब के जीतने के साथ ही वह ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। इससे पहले किसने 2 खिताब जीते थे? तो ज्योत्सना चिनप्पा ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। तो ज्योत्सना चिनप्पा का भी नाम ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे कि जो अनाहत सिंह हैं, ये पिछले साल बर्मिंघम में जो आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, उसमें भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे अनाहत सिंह से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट जो है कौन रही थी, तो आप ध्यान रखेंगे अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 भारत के किस शहर में शुरू हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 जनवरी को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। ये जो पतंग महोत्सव है ये सप्ताह भर चलने वाला है और इसका जो समापन है वो 14 जनवरी को होगा। G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंग उड़ाने वाले हिस्सा लेंगे। ठीक, कितने देश इसमें शामिल हैं? तो 68 कंट्री जो है यहाँ पे शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के अलावा देश के 14 राज्यों के 65 पतंगबाज तथा गुजरात के विभिन्न हिस्सों के 660 पतंगबाज भी इस समारोह में भाग लेंगे। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। तो ध्यान रखेंगे आप कि जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है 2023 का, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। 8 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ और ये सप्ताह भर चलने वाला होता है, तो 14 जनवरी को ये समाप्त होगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो 2023 है, इसमें कितने देश जो है, कितने देश के पतंगबाज या पतंग उड़ाने वाले हिस्सा लेंगे? तो 68 देशों के लगभग इसमें 125 पतंगबाज हिस्सा लेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस साल यानी कि साल 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये दूसरी साल यानी कि 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले कोविड रहा, इस वजह से तो 2 साल के अंतराल के बाद ये जो है आयोजित किया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये कब से कब तक आयोजित हुआ, तो सप्ताह भर इसका आयोजन किया गया 8 से लेकर के 14 जनवरी तक। यही दोस्तों एक बात आप लोग और ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव से कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है इसको गुजरात में मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये जो उत्सव है, जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, इसका आयोजन कब से शुरू हुआ ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसका जो शुभारंभ है या इसकी जो शुरुआत है वो 1989 से, कब से है? 1989 से ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा त्यौहार? जो ये मकर संक्रांति त्यौहार होता है ये, और इसी पर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये गुजरात में काफ़ी बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 8 से 14 जनवरी तक। इसमें लगभग 68 देशों के पतंग उड़ाने वाले ही हिस्सा लेंगे। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अगले साल 2024 में शुरू हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उड़ीसा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि ओडिशा में, कहाँ पे? ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अगले साल वर्ष अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। अगले साल यानी कि 2024 में, अगले वर्ष 2024 में जो है ये अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपनी ओडिशा यात्रा के दूसरे दिन आज यानी कि 8-9 जनवरी के बीच यात्रा थी, तो तलचर में संयंत्र के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के बाद ये जानकारी दी है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे यूरिया संयंत्र से स्थानीय रोजगार पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा देश भर के किसानों को भी लाभ होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये जो है कहाँ पे तैयार किया जा रहा है? तो उड़ीसा में ये तैयार किया जा रहा है और अगले साल यानी अक्टूबर 2024 तक ये तैयार
हो जाएगा। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? ओडिशा में। अगला है कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रहमान राही। दोस्तों प्रसिद्ध कवि, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का अभी जो है निधन हो गया है। इनकी एज कितनी थी? तो 98 ईयर्स के थे। उन्होंने कई कविता संग्रह लिखे और कुछ प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी भाषा में अनुवाद भी किया। इनका जन्म 6 मई 1925 को हुआ था। उन्हें उनके संग्रह सियाद रूद जैरेन मंच इन ब्लैक ड्रिजल के लिए 2007 में देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। कब? 2007 में। इसको ध्यान रखेंगे। उन्हें 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और वर्ष 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता हैं वो कौन रहे थे? तो शंकर कुरूप ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। यानी दोस्तों यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हाल ही में रहमान राही का निधन हो गया। ये कौन थे? ठीक है, तो ये जो है कौन थे? एक प्रसिद्ध कवि थे और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी थे। इनका निधन हो गया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2007 में इनको जो है इनका एक संग्रह था, कविता संग्रह, कौन सा? सियाद रूद जैरेन मंच। इसके लिए इन्हें जो है साल 2007 में जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे इनको सम्मानित किया गया था और साल 2000 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 में शुरू हुआ था और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये बात यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखेंगे आप कि रहमान राही कौन है? ये एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी 242। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला या PMNAM 9 जनवरी 2023 को पूरे देश के 242 जिलों में आयोजित किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार विभिन्न स्थानीय उद्यमों, फर्मों, संगठनों को मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके माध्यम से भारत के युवाओं को प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, पूरे देश में 242 जिलों में आयोजित होने वाला जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला है, इसका जो आयोजन है वो कब किया गया? तो 9 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया और इसमें क्या हुआ? तो भारत के जो युवा हैं इनको प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करना, ये जो है इसमें किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप, कितने जिले इसमें शामिल रहे? तो 242 जिले इसमें शामिल रहे। अगला है G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, कोलकाता में। G20 का वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 9 जनवरी 2023 को कोलकाता में शुरू हुई। यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट जो है ये 9 जनवरी 2023 को कहाँ से शुरू हुई? कोलकाता से शुरू हुई। इस सम्मेलन में दुनिया भर के आगंतुकों और महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन की शुरुआत वित्तीय सफलता और उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने और आखिरी व्यक्ति तक डिजिटल लेन देन की पहुंच में सुधार पर केंद्रित चर्चा के साथ हुई। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बैठक है वो किस शहर में शुरू हुई? तो ये हुई है कोलकाता में शुरू, और ये G20 की पहली इस तरह की बैठक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोलकाता में कब हुई? तो 9 जनवरी 2023 को ये शुरू हुई है। तो दोस्तों ये थे 10 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट था वो कौन सा था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट था, वाराणसी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो।
ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।